मृणालिनी, तुम। एपिसोड 7। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था, स्वाभाविक रूप से, कि मृणालिनी रायबाड़ी में जीवन इतना व्यवस्थित और योजनाबद्ध होगा। अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे याद आता है कि उस पहली सुबह अरिंदम नाश्ते से भी पहले उठ चुका था, कपड़े पहन चुका था और पत्र लिख रहा था। और जब मैं नीचे पहुंची, लगभग 9 बजे के बाद, घंटी की गूंजती हुई पुकार से थोड़ी घबराई हुई तो मैंने पाया कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। वह पहले ही अपने फल छील रहा था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें आदत डालनी होगी। दिन के इस समय मेरे पास यूं ही बैठे रहने का समय नहीं होता। मृणालिनी, रायबाड़ी जैसी जगह को चलाना, तुम जानती हो, पूरा समय मांगने वाला काम है। कॉफी और गरम व्यंजन साइड बोर्ड पर रखे हैं। हम हमेशा नाश्ते में अपनी मदद स्वयं करते हैं। स्वयं। मैंने अपनी धीमी चलने वाली घड़ी के बारे में और ये कि मैं स्नान घर में बहुत देर तक रही थी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह एक पत्र को नीचे देख रहा था और किसी बात पर भौहें सिकोड़ रहा था। मुझे याद है कि मैं कितनी प्रभावित हुई थी। उस नाश्ते की भव्यता देखकर मैं प्रभावित भी थी और थोड़ी भयभीत भी। वहां एक बड़े चांदी के पात्र में चाय थी और कॉफी भी, और गर्म रखने वाले स्टैंड पर भाप उड़ाते हुए व्यंजन रखे थे। फेंटे हुए अंडे, बेकन और मछली का एक और व्यंजन। वहां कुछ उबले हुए अंडे भी थे जो अपने विशेष गर्म रखने वाले पात्र में रखे थे, और चांदी के कटोरे में दलिया भी था। एक दूसरे साइड बोर्ड पर एक पूरा चिकन रखा था और ठंडे बेकन का एक बड़ा टुकड़ा भी। मेज पर स्कोन भी थे, टोस्ट भी, और जैम, मुरब्बे और शहद के कई बर्तन भी थे, जबकि फलों से ऊंचे तक भरे मिठाई वाले बर्तन दोनों सिरों पर रखे थे। मुझे यह अजीब लगा कि अरिंदम, जिसने इटली और फ्रांस में केवल एक क्रोइसाम और फल खाए थे और एक कप कॉफी पी थी, वह घर पर इस नाश्ते के लिए बैठता था, जो शायद 1 दर्जन लोगों के लिए पर्याप्त था। दिन पर दिन, शायद सालों साल, और फिर भी उसे इसमें कुछ हास्यास्पद या कुछ भी व्यर्थ दिखाई नहीं देता था। मैंने देखा कि उसने मछली का एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। मैंने एक उबला हुआ अंडा लिया और मैं सोचने लगी कि बाकी सबका क्या होता होगा। वे सारे फेंटे हुए अंडे, वह कुरकुरा बेकन, वह दलिया, बची हुई मछली, क्या ऐसे नौकर चाकर थे जिनके बारे में मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, जिन्हें मैं कभी देख भी नहीं पाऊंगी, जो रसोई के दरवाजों के पीछे हमारे नाश्ते के बचे हुए हिस्से के इंतजार में खड़े रहते थे? या फिर ये सब फेंक दिया जाता था, कूड़ेदानों में डाल दिया जाता था? मैं ये कभी नहीं जान पाती। स्वाभाविक रूप से मैं कभी पूछने का साहस भी नहीं करती। भगवान का शुक्र है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार नहीं हैं जिन्हें तुम्हारे ऊपर थोप दूं। एक बहन है जिससे मैं बहुत कम मिलता हूं, और एक दादी हैं जो लगभग अंधी हैं। वैसे वसुधा ने खुद को दोपहर के भोजन के लिए बुला लिया है। मुझे आधी उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगी। शायद वह तुम्हें देखना चाहती है। आज? मैंने कहा, और मेरा उत्साह बिल्कुल शून्य हो गया। हां, आज सुबह मिले पत्र के अनुसार वह अधिक देर नहीं रुकेगी। मुझे लगता है तुम्हें वह पसंद आएगी। वह बहुत स्पष्टवादी है, अपने मन की बात कहने में विश्वास करती है। उसमें जरा भी बनावट नहीं है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो तुम्हारे सामने ही कह देगी। मुझे यह बात बिल्कुल भी सांत्वना देने वाली नहीं लगी, और मैं सोचने लगी कि क्या बनावटीपन की गुणवत्ता में भी कोई गुण नहीं होता। अरिंदम अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने सिगरेट जलाई। आज सुबह मुझे बहुत सी चीजें देखनी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना समय स्वयं बिता सकती हो? मैं तुम्हें बगीचा घुमाना चाहता था, लेकिन मुझे अपने एजेंट प्रभात मुखर्जी से मिलना होगा। मैं बहुत लंबे समय से इन चीजों से दूर रहा हूं। वैसे वह भी दोपहर के भोजन पर आएगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम ठीक रहोगी ना? बिल्कुल, मैंने कहा, मैं पूरी तरह खुश रहूंगी। फिर उसने अपने पत्र उठाए और कमरे से बाहर चला गया।
और मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि मेरी पहली सुबह ऐसी नहीं होगी जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ साथ चलेंगे, हमारी बाहें एक दूसरे में डली होंगी, नदी तक जाएंगे, फिर कुछ देर से और थके हुए लेकिन खुश होकर लौटेंगे, अकेले ठंडा दोपहर का भोजन करेंगे और उसके बाद उस चेस्टनट के पेड़ के नीचे बैठेंगे जिसे मैं पुस्तकालय की खिड़की से देख सकती थी। मैंने अपने पहले नाश्ते में बहुत देर तक समय बिताया, समय को खींचती रही, और जब तक मैंने निताई को आते हुए नहीं देखा और उसे सेवा देने वाले पर्दे के पीछे से मेरी ओर देखते हुए नहीं पाया, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि 10 बज चुके थे। मैं तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, अपराध बोध महसूस करते हुए, और इतनी देर तक वहां बैठे रहने के लिए क्षमा मांगी। वो बिना कुछ कहे झुका, बहुत विनम्र, बहुत शिष्ट और बिल्कुल सही तरीके से, और मैंने उसकी आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी झलक देखी। मैं सोचने लगी कि क्या मैंने कोई गलत बात कह दी थी। शायद क्षमा मांगना उचित नहीं था, शायद इससे उसकी नज़र में मेरा सम्मान कम हो गया था। काश मुझे पता होता कि क्या कहना है, क्या करना है। मैं सोचने लगी कि क्या उसे भी श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी की तरह ये संदेह हो गया था कि आत्मसंयम, शालीनता और आत्मविश्वास मेरे अंदर जन्मजात गुण नहीं थे, बल्कि ऐसी चीजें थीं जिन्हें मुझे सीखना था, शायद बहुत पीड़ा के साथ और धीरे धीरे, और जिनकी कीमत मुझे कई कड़वे क्षणों से चुकानी पड़ेगी। जैसा हुआ, कमरे से निकलते समय मैं ये देखे बिना कि कहाँ जा रही हूँ, ठोकर खा बैठी। दरवाजे के पास बनी सीढ़ी पर मेरा पैर अटक गया और निताई मेरी सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने मेरा रूमाल उठाकर मुझे दिया, जबकि युवा फुटमैन रतन, जो सेवा पर्दे के पीछे खड़ा था, अपनी मुस्कान छिपाने के लिए दूसरी ओर मुड़ गया। जब मैं हॉल पार कर रही थी तब मुझे उनकी धीमी बातचीत की आवाज़ सुनाई दी, और उनमें से एक हंसा। शायद रतन, शायद वे मेरे ही बारे में हंस रहे थे। मैं फिर ऊपर चली गई, अपने शयनकक्ष की एकांतता में। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नौकरानियां वहां कमरा ठीक कर रही थीं, एक फर्श पर झाड़ू लगा रही थीं, दूसरी ड्रेसिंग टेबल की धूल साफ कर रही थी। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा। मैं तुरंत फिर बाहर निकल आई। तो उस समय सुबह मेरे लिए अपने कमरे में जाना उचित नहीं था। मुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती थी। इससे घर की नियमित व्यवस्था भंग होती थी। मैं एक बार फिर चुपचाप नीचे उतर आई। अपनी मुलायम चप्पलों के लिए मन ही मन आभारी थी, जो पत्थर की फर्श पर कोई आवाज नहीं करती थी, और फिर पुस्तकालय में चली गई, जहां सुबह की ठंडक फैली हुई थी। खिड़कियां पूरी तरह खुली थीं, चूल्हे में लकड़ियां सजा दी गई थीं, लेकिन आग नहीं जलाई गई थी। मैंने खिड़कियां बंद की और माचिस की डिब्बी ढूंढने लगी। मुझे कहीं नहीं मिली। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। मुझे घंटी बजाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पिछली रात जलती हुई लकड़ियों के कारण जो पुस्तकालय इतना आरामदेह और गर्म लग रहा था, वह अब सुबह सुबह किसी बर्फ घर जैसा प्रतीत हो रहा था। ऊपर शयन कक्ष में माचिस थी, लेकिन उसे लेने जाना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि इससे नौकरानियों के काम में बाधा पड़ती। मैं उनके चाँद जैसे गोल चेहरों को फिर से अपनी ओर घूरते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने तय किया कि जब निताई और रत्न भोजन कक्ष से चले जाएंगे तब मैं साइड बोर्ड से माचिस ले आऊंगी। मैं दबे पांव हॉल में निकली और कान लगाकर सुना। वे अभी भी मेज समेट रहे थे। मुझे उनकी बातचीत की आवाज और ट्रे इधर उधर रखने की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वे शायद सेवा द्वार से होकर रसोई वाले हिस्से में चले गए थे। तब मैं हॉल पार करके फिर भोजन कक्ष में गई। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, साइड बोर्ड पर माचिस की एक डिब्बी रखी थी। मैं तेजी से कमरे के पार गई और उसे उठा लिया, लेकिन तभी निताई वापस कमरे में आ गया। मैंने चुपके से उस डिब्बी को अपनी जेब में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि उसने आश्चर्य से मेरे हाथ की ओर देखा। क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता थी मैडम? उसने पूछा। ओह निताई, मैंने संकोच से कहा। मुझे माचिस कहीं नहीं मिल रही थी। उसने तुरंत एक दूसरी माचिस की डिब्बी मेरी ओर बढ़ा दी और उसी के साथ सिगरेट भी मुझे थमा दी। ये मेरे लिए एक और असहज स्थिति थी, क्योंकि मैं धूम्रपान नहीं करती थी। नहीं, बात यह है, मैंने कहा। पुस्तकालय में मुझे कुछ ठंड लग रही थी।
विदेश से लौटने के बाद शायद यहाँ का मौसम मुझे ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद चूल्हे में आग जला दूं। पुस्तकालय का चूल्हा सामान्यतः दोपहर तक नहीं जलाया जाता मैडम। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी सुबह के समय हमेशा मॉर्निंग रूम का उपयोग करती थी। वहां अच्छी आग जल रही है। यदि आप चाहें कि पुस्तकालय में भी आग जलाई जाए तो मैं उसके लिए आदेश दे दूं। ओह नहीं, मैंने कहा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं मॉर्निंग रूम में चली जाऊंगी। धन्यवाद निताई। वहां आपको लिखने का कागज, कलम और स्याही मिल जाएगी मैडम। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी नाश्ते के बाद अपना सारा पत्र व्यवहार और टेलीफोन वहीं से करती थी। घर का टेलीफोन भी वहीं है, यदि आप श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी से बात करना चाहें। धन्यवाद निताई, मैंने कहा। मैं फिर हॉल की ओर मुड़ गई और आत्मविश्वास दिखाने के लिए धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाने लगी। मैं उसे ये नहीं बता सकती थी कि मैंने मॉर्निंग रूम कभी देखा ही नहीं था, कि पिछली रात अरिंदम ने मुझे वह कमरा नहीं दिखाया था। मुझे पता था कि वह भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा मुझे देख रहा है जब मैं हॉल पार कर रही थी, और मुझे ऐसा दिखाना होगा जैसे मुझे रास्ता अच्छी तरह मालूम हो। भव्य सीढ़ियों के बाईं ओर एक दरवाजा था और मैं बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ गई, मन ही मन प्रार्थना करती हुई कि वही मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा दे। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह बगीचे का एक कमरा था, तरह तरह के सामान रखने की जगह। वहां एक मेज थी जिस पर फूल सजाए जाते थे। बेंत की कुर्सियां दीवार से टिकाकर रखी थीं और 2 मैकिन्टॉश बरसातियां भी एक खूंटी पर टंगी हुई थीं। मैं वहां से बाहर आई मानो कुछ हुआ ही न हो, और हॉल के उस पार नजर डाली। निताई अब भी वहीं खड़ा था। मैं उसे जरा भी धोखा नहीं दे पाई थी। मैडम, मॉर्निंग रूम में जाने के लिए आपको ड्राइंग रूम से होकर जाना होगा। वहां आपकी दाईं ओर जो दरवाजा है, सीढ़ियों के इसी तरफ, आप सीधे दोनों ड्राइंग रूम पार करिए, फिर बाईं ओर मुड़ जाइए। धन्यवाद निताई, मैंने विनम्रता से कहा, अब और दिखावा किए बिना। मैं उसके बताए अनुसार लंबे ड्राइंग रूम से होकर चली। वह सचमुच एक सुंदर कमरा था, बेहतरीन अनुपात वाला, जिसकी खिड़कियों से नीचे फैले लॉन और उसके आगे नदी दिखाई देता था। मेरा अनुमान था कि आने वाले मेहमान यही कमरा देखते होंगे, और यदि निताई उन्हें घुमाता होगा तो वह दीवारों पर लगी तस्वीरों का इतिहास और फर्नीचर के कालखंड के बारे में भी जानता होगा। निस्संदेह वह कमरा अत्यंत सुंदर था, और मुझे मालूम था कि वहां रखी कुर्सियों और मेज़ों का मूल्य शायद लगाया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वहां ठहरने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं हुई। मैं अपने आप को कभी उन कुर्सियों पर बैठा हुआ, उस नक्काशीदार अंगीठी के सामने खड़ा हुआ, या उन मेज़ों पर पुस्तकें पटकता हुआ नहीं देख सकती थी। उस कमरे में किसी संग्रहालय जैसी औपचारिकता थी, जहां कोनों को रस्सियों से घेरा गया हो और दरवाजे के पास फ्रांस के पुराने महलों के मार्गदर्शकों जैसी टोपी और लबादा पहने कोई प्रहरी अपनी कुर्सी पर बैठा हो। मैं वहां से आगे बढ़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, और इस प्रकार उस छोटे से मॉर्निंग रूम में पहुंची जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि दोनों कुत्ते वहीं आग के सामने बैठे थे। छोटा वाला जैस्पर तुरंत अपनी पूंछ हिलाता हुआ मेरे पास आ गया और अपनी नाक मेरे हाथ से सटा दी। बूढ़ी कुतिया ने मेरे आने पर अपना थूथन उठाया और अपनी अंधी आंखों से मेरी दिशा में देखने लगी। लेकिन जब उसने एक क्षण हवा सूंघी और यह जान लिया कि मैं वह नहीं हूं जिसकी उसे तलाश थी, तो उसने एक हल्की सी घुरघुराहट की, अपना सिर दूसरी ओर फेर लिया और फिर स्थिर दृष्टि से आग की ओर देखने लगी। फिर जैस्पर भी मुझे छोड़कर अपनी साथी के पास जाकर बैठ गया और उसके शरीर को चाटने लगा। यही उनकी दिनचर्या थी। वे भी ठीक निताई की तरह जानते थे कि पुस्तकालय में आग दोपहर से पहले नहीं जलाई जाती। वर्षों की आदत के कारण वे सुबह के समय मॉर्निंग रूम में आ जाते थे। खिड़की तक जाने से पहले ही मुझे किसी तरह अनुमान हो गया था कि इस कमरे की खिड़की रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियों की ओर खुलती होगी। हाँ, वे वहीं थीं, रक्तिम, रसीली, ठीक वैसी ही जैसी मैंने पिछली शाम देखी थी।
उनकी विशाल झाड़ियां खुली खिड़की के नीचे घनी होकर फैली हुई थीं और ड्राइववे के घुमावदार रास्ते तक फैल आई थीं। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा खुला स्थान भी था, किसी लघु लॉन की तरह, जिसकी घास काई के मुलायम कालीन जैसी थी। उसके बीचों बीच एक छोटे से नग्न यूनानी वन देवता की प्रतिमा खड़ी थी, जिसकी बांसुरी उसके होंठों से लगी हुई थी। गहरे लाल रोडोडेंड्रॉन उसकी पृष्ठभूमि बने हुए थे और वह छोटा सा खुला स्थान किसी छोटे रंगमंच जैसा प्रतीत होता था, जहां वह नृत्य करेगा और अपनी भूमिका निभाएगा। इस कमरे में पुस्तकालय जैसी सीलन भरी गंध नहीं थी। यहाँ पुरानी घिसी पिटी आराम कुर्सियां नहीं थीं, न ही ऐसी मेजें थीं जिन पर पत्रिकाएं और कागज बिखरे पड़े हों, जिन्हें शायद ही कभी पढ़ा जाता हो, लेकिन जो केवल वर्षों की परंपरा के कारण वहीं रखे रहते हों, क्योंकि अरिंदम के पिता या शायद उनके दादा ऐसा ही चाहते थे। ये एक स्त्री का कमरा था, सुकुमार, सुरुचिपूर्ण और नाजुक। ऐसे किसी व्यक्ति का कमरा जिसने फर्नीचर की हर वस्तु को अत्यंत सावधानी से चुना था, ताकि हर कुर्सी, हर फूलदान, हर छोटी से छोटी वस्तु एक दूसरे के साथ और उसके अपने व्यक्तित्व के साथ पूर्ण सामंजस्य में हो। ऐसा लगता था मानो इस कमरे को सजाने वाली स्त्री ने कहा हो, ये मैं रखूंगी, और ये भी। और इस प्रकार मृणालिनी रायबाड़ी के खजाने में से एक एक करके केवल वही वस्तुएं चुन ली हों जो उसे सबसे अधिक प्रिय थीं। साधारण और औसत वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए उसने अपने अचूक और निश्चित सहज बोध से केवल सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को ही हाथ लगाया था। यहां किसी भी शैली का मिश्रण नहीं था, न किसी कालखंड का भ्रम पैदा करने वाला मेल। परिणाम एक विचित्र और चौंका देने वाली पूर्णता था। यह सार्वजनिक ड्राइंग रूम की तरह ठंडी और औपचारिक नहीं था, बल्कि जीवंत और स्पंदित था। उसमें वही चमक और वही दैदीप्यमान आभा थी जो खिड़की के नीचे एकत्रित रोडोडेंड्रॉन के फूलों में थी। तभी मैंने देखा कि रोडोडेंड्रॉन केवल खिड़की के बाहर अपने रंगमंच तक ही सीमित नहीं थे, उन्हें इस कमरे के भीतर भी स्थान दिया गया था। उनके बड़े गर्माहट भरे फूल अंगीठी के ऊपर रखे शेल्फ से मेरी ओर झुकते प्रतीत होते थे। वे सोफे के पास रखी मेज पर एक बड़े कटोरे में तैर रहे थे और सुनहरी मोमबत्तियों के पास लिखने की मेज पर लंबे और सुघड़ रूप में सजे हुए खड़े थे। पूरा कमरा उन्हीं से भरा हुआ था, यहाँ तक कि दीवारें भी उनसे रंग ग्रहण करती हुई प्रतीत होती थीं और सुबह की धूप में समृद्ध तथा दमकती हुई लगती थीं। वे इस कमरे के एकमात्र फूल थे और मैं सोचने लगी कि क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य था? क्या इस कमरे की मूल सज्जा ही इसी एक विचार को ध्यान में रखकर की गई थी? क्योंकि पूरे घर में और कहीं भी रोडोडेंड्रॉन इस प्रकार प्रमुखता से दिखाई नहीं देते थे। भोजन कक्ष में भी फूल थे, पुस्तकालय में भी फूल थे, लेकिन वे सधे हुए और व्यवस्थित थे, मानो पृष्ठभूमि का हिस्सा हों। यहाँ की तरह नहीं, इतनी प्रचुरता में तो बिल्कुल नहीं। मैं जाकर लिखने की मेज पर बैठ गई और सोचने लगी कि कितना विचित्र है कि इतना सुंदर और रंगों से भरपूर यह कमरा उसी समय इतना व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण भी था। किसी तरह मुझे आशा थी कि इतनी उत्कृष्ट रुचि से सजाया गया ये कमरा, चाहे फूलों की सजावट कुछ अधिक ही क्यों न हो, केवल सजावट के लिए बना होगा, आलस्य भरी अंतरंगता का स्थान। लेकिन यह लिखने की मेज जितनी सुंदर थी उतनी ही उपयोगी भी थी। ये कोई ऐसी आकर्षक खिलौना सी मेज नहीं थी जहां कोई स्त्री कलम का पिछला सिरा दांतों से कुतरते हुए छोटे छोटे पत्र लिखे और फिर लापरवाही से दिन प्रतिदिन उसे वहीं छोड़ दे। स्याही सोखने वाला ब्लॉटर थोड़ा सा तिरछा पड़ा रहे, उसमें बने छोटे छोटे खाने लेबल लगे हुए थे, अनुत्तरित पत्र, सहेज कर रखने वाले पत्र, गृह व्यवस्था, जायदाद, भोजन सूचियां, विविध पते। हर लेबल उसी टेढ़ी मेढ़ी नुकीली लिखावट में लिखा गया था जिसे मैं पहले से पहचानती थी। उसे फिर से पहचान कर मुझे झटका लगा, बल्कि मैं चौंक उठी, क्योंकि कविता की पुस्तक से वह पन्ना नष्ट कर देने के बाद मैंने वह लिखावट फिर कभी नहीं देखी थी और न ही उसे दोबारा देखने की अपेक्षा की थी। मैंने यूं ही एक दराज खोल दी, वहां फिर वही लिखावट दिखाई दी, इस बार चमड़े की खुली हुई एक पुस्तक में।
उसके ऊपर शीर्षक लिखा था, मृणालिनी रायबाड़ी के अतिथि। उसमें सप्ताहों और महीनों के अनुसार दर्ज था कि कौन से अतिथि कब आए और कब गए, उन्होंने कौन से कमरे इस्तेमाल किए और उन्होंने क्या क्या भोजन किया। मैंने उसके पन्ने पलटे और देखा कि वो पूरे 1 वर्ष का विस्तृत अभिलेख था, ताकि गृहस्वामिनी पीछे देखकर ठीक ठीक जान सके कि किस दिन, लगभग किस समय, कौन सा अतिथि उसकी छत के नीचे ठहरा था, उसने किस कमरे में रात बिताई थी और उसे भोजन में क्या परोसा गया था। दराज में लिखने का कागज भी था, रफ लिखने के लिए मोटे सफेद पन्ने और घर के नाम वाला पत्र पत्रिक, जिस पर कुल चिन्ह और पता छपा था। छोटी छोटी डिब्बियों में हाथी दांत जैसे सफेद विजिटिंग कार्ड भी रखे थे। मैंने एक कार्ड निकाला और उसे देखा। उसके ऊपर लिपटा पतला टिश्यू पेपर हटाया। उस पर लिखा था, श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी, और एक कोने में मृणालिनी रायबाड़ी। मैंने उसे फिर उसी डिब्बी में रख दिया और दराज बंद कर दी। अचानक मुझे अपराध बोध होने लगा, जैसे मैं किसी और के घर में ठहरी हुई हूं और मेरी मेजबान ने मुझसे कहा हो, हाँ अवश्य, मेरी मेज पर बैठकर पत्र लिखो। और मैंने क्षमा न किए जा सकने वाले ढंग से चोरी छिपे उसके निजी पत्र व्यवहार में झांक लिया हो। किसी भी क्षण वह कमरे में लौट सकती थी और मुझे वहीं बैठा देख लेती, उसकी खुली हुई दराज के सामने, जिसे छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। और तभी मेरे सामने मेज पर रखा टेलीफोन अचानक बज उठा, इतनी अप्रत्याशित और भयावह आवाज में कि मेरा दिल उछल पड़ा और मैं आतंकित होकर खड़ी हो गई। मुझे लगा मेरा भेद खुल गया है। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। कौन है? मैंने कहा। आप किससे बात करना चाहते हैं? दूसरी ओर लाइन पर एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। फिर एक धीमी और कुछ कर्कश आवाज आई। मैं ये नहीं समझ पाई कि वह किसी स्त्री की थी या किसी पुरुष की। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी, उसने कहा। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी, मुझे लगता है कि आपसे कोई भूल हो गई है, मैंने कहा। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी को गुजरे 1 वर्ष से भी अधिक हो चुका है। मैं वहीं बैठी रही, रिसीवर के मुंह की ओर मूर्खों की तरह देखती हुई प्रतीक्षा करती रही, जब तक दूसरी ओर से वह नाम फिर दोहराया नहीं गया। इस बार अविश्वास से भरी कुछ ऊंची आवाज में। तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने ऐसी भूल कर दी है जिसे किसी भी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया और अब अपने शब्द लौटाने का कोई उपाय नहीं था। मैं श्रीमती चारूबाला लाहिड़ी बोल रही हूँ, मैडम। दूसरी ओर से आवाज आई। मैं आपसे घर के टेलीफोन पर बात कर रही हूँ। मेरी यह भूल इतनी स्पष्ट, इतनी मूर्खतापूर्ण और इतनी अक्षम्य थी कि यदि मैं उसे अनदेखा करने की कोशिश करती तो शायद जितनी मूर्ख मैं पहले ही सिद्ध हो चुकी थी, उससे भी अधिक मूर्ख दिखाई देती। मुझे क्षमा कीजिए श्रीमती चारूबाला लाहिड़ी, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरे शब्द एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। टेलीफोन की घंटी से मैं घबरा गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूं। मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि फोन मेरे लिए था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं घर के टेलीफोन पर बात कर रही हूं। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, मैडम। उसे सब पता है, मैंने सोचा। उसे अंदाजा हो गया है कि मैं मेज की दराजें देख रही थी। मैं केवल यह जानना चाहती थी कि क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं और क्या आज के भोजन सूची से आप संतुष्ट हैं? ओह, मैंने कहा। ओह, मुझे पूरा विश्वास है कि हूं। मेरा मतलब है, मुझे विश्वास है कि भोजन सूची ठीक है। आप जो उचित समझें वही बनवाइए श्रीमती चारूबाला लाहिड़ी। मुझसे पूछने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि यदि आप सूची देख लें तो बेहतर होगा। आज का मेन्यू आपके पास ब्लॉटर पर रखा हुआ है। मैंने घबराहट में मेज पर इधर उधर तलाशना शुरू किया और अंत में कागज की एक शीट मिली जिस पर मेरी पहले नजर नहीं गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उस पर नजर डाली। करी वाले झींगे, भुना हुआ बछड़े का मांस, एस्पेरागस, ठंडी चॉकलेट मूस। ये दोपहर के भोजन का मेन्यू था या रात के खाने का? मैं समझ नहीं पाई। शायद दोपहर के भोजन का होगा। जी, श्रीमती चारूबाला लाहिड़ी,
मैंने कहा, बहुत उपयुक्त है, सचमुच बहुत अच्छा है। यदि आप इसमें कोई परिवर्तन चाहें तो कृपया बताइए, मैं तुरंत आदेश दे दूंगी। आप देखेंगी कि सॉस के सामने मैंने एक खाली स्थान छोड़ दिया है जहां आप अपनी पसंद का निशान लगा सकती हैं। मुझे निश्चित नहीं था कि भुने हुए खाशिर मंशों के साथ आपको किस प्रकार की सैसी परोसी जाने की आदत है। श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी अपनी सॉस के विषय में बहुत विशेष ध्यान रखती थीं और मुझे हमेशा उन्हीं से पूछना पड़ता था। ओह, मैंने कहा। अच्छा, जरा सोचने दीजिए श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी, मैं वास्तव में नहीं जानती, मेरा ख्याल है वही रखिए जो आप सामान्यतः बनवाती हैं। जो भी आपको लगता है कि श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी मंगवाती। आपकी कोई विशेष पसंद नहीं है मैडम? नहीं, मैंने कहा। नहीं, सचमुच नहीं, श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी। मेरा अनुमान है कि श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी वाइन सॉस ही मंगवाती मैडम। तो फिर वही रखिए, मैंने तुरंत कहा। जब आप लिख रही थीं, तब आपको बाधा पहुंचाने के लिए मुझे खेद है मैडम। आपने मुझे बिल्कुल भी बाधित नहीं किया, मैंने कहा। कृपया क्षमा मत मांगिए। डाक दोपहर 12 बजे जाती है और रतन आपके पत्र लेने आएगा तथा स्वयं उन पर टिकट लगाएगा। यदि आपको कोई अत्यावश्यक पत्र तुरंत भेजना हो तो केवल टेलीफोन पर उसे बुला दीजिए, वह तुरंत उन्हें डाकघर पहुंचाने का प्रबंध कर देगा। धन्यवाद श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी, मैंने कहा। मैं कुछ क्षण तक सुनती रही, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। फिर टेलीफोन के दूसरे सिरे पर हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जिससे पता चला कि उसने रिसीवर रख दिया है। मैंने भी वैसा ही किया। फिर मेरी नजर दोबारा मेज पर गई, ब्लॉटर पर रखा हुआ लिखने का कागज जो उपयोग के लिए तैयार था। मेरे सामने लेबल लगे हुए छोटे छोटे खाने थे जिन पर लिखा था अनुत्तरित पत्र, जायदाद, विविध। उन पर लिखे शब्द मेरी निष्क्रियता के लिए जैसे मुझे धिक्कार रहे थे। जो स्त्री मुझसे पहले यहां बैठती थी, उसने मेरी तरह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया था। वह घर का टेलीफोन उठाती, पूरे दिन के आदेश तेजी और कुशलता से देती, और शायद मेन्यू में जिस व्यंजन से वह संतुष्ट न होती, उसके आगे अपनी पेंसिल फेर देती। वह मेरी तरह बार बार जी श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी और अवश्य श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी नहीं कहा करती थी। और जब वह ये सब समाप्त कर लेती, तब अपने पत्र लिखने बैठ जाती, शायद 5, 6 या 7 पत्रों के उत्तर, जो सभी उसी परिचित अजीब सी तिरछी लिखावट में लिखे जाते थे जिसे मैं इतनी अच्छी तरह पहचानती थी। वह उस चिकने सफेद कागज की एक एक शीट फाड़ती चली जाती, बड़े खुले हाथ से उसका उदारतापूर्वक उपयोग करती, क्योंकि लिखते समय उसकी कलम के लंबे फैले हुए स्ट्रोक बहुत जगह घेरते थे। और अपने हर निजी पत्र के अंत में वह अपना हस्ताक्षर करती, मृणालिनी, जिसका ऊंचा तिरछा मेरे बाकी सभी अक्षरों को मानो बौना बना देता था। मैंने मेज पर अपनी उंगलियों से हल्की हल्की थाप देना शुरू कर दिया। अब वे छोटे छोटे खाने खाली थे। वहां कोई अनुत्तरित पत्र नहीं था जिसका उत्तर दिया जाना हो, न ही ऐसे कोई बिल थे जिनके बारे में मुझे कुछ पता हो और जिन्हें चुकाना हो। यदि मुझे कोई अत्यावश्यक पत्र भेजना होता तो श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी के अनुसार मुझे केवल रतन को टेलीफोन करना था और वह उसे डाकघर भिजवाने का प्रबंध कर देता। मैं सोचने लगी कि मृणालिनी कितने अत्यावश्यक पत्र लिखा करती होगी और वे किन लोगों को लिखे जाते होंगे। शायद अपनी ड्रेस बनाने वाली को मंगलवार तक मुझे सफ़ेद साटन हर हाल में मिल जाना चाहिए, या फिर अपने हेयर ड्रेसर को। मैं अगले शुक्रवार कोलकाता आ रही हूँ और ठीक 3 बजे स्वयं बप्पा मंडल से समय चाहती हूँ। शैम्पू, मालिश, सेट और मैनिक्योर। नहीं, इस प्रकार के पत्र लिखना समय की बर्बादी होती। वह तो सीधे कोलकाता फोन करवा देती। निताई ये काम कर देता। निताई कहता, मैं श्रीमती मृणालिनी राय चौधरी की ओर से बोल रहा हूं। मैं अब भी मेज पर अपनी उंगलियों से थाप देती रही। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आया जिसे मैं पत्र लिख सकूं, सिवाय श्रीमती मृदुला मुखर्जी के। और यह सोचकर कुछ मूर्खतापूर्ण बल्कि विडंबनापूर्ण सा लगा कि मैं अपने ही घर में,
अपनी ही मेज पर बैठी थी और मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं था कि मैं श्रीमती मृदुला मुखर्जी को पत्र लिखूं, एक ऐसी स्त्री जिसे मैं पसंद नहीं करती थी और जिससे शायद फिर कभी मुलाकात भी नहीं होने वाली थी। मैंने अपनी ओर लिखने के कागज की एक शीट खींच ली। मैंने वह पतली नाजुक कलम उठाई जिसकी निब चमकदार और नुकीली थी। प्रिय श्रीमती मृदुला मुखर्जी, मैंने लिखना शुरू किया और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे रुक रुक कर लिखती गई, ये पूछते हुए कि आशा है उनकी बॉम्बे यात्रा अच्छी रही होगी, कि उन्हें अपनी बेटी पहले से बेहतर मिली होगी और यह कि बॉम्बे का मौसम सुहावना और गर्म होगा। उसी समय मैंने पहली बार अपनी ही लिखावट पर ध्यान दिया। वह कितनी सिकुड़ी हुई, अपरिपक्व और बेढंगी थी। उसमें न कोई व्यक्तित्व था, न कोई शैली। वह तो मानो किसी ऐसे साधारण विद्यार्थी की लिखावट थी जिसने किसी दूसरे दर्जे के विद्यालय में शिक्षा पाई हो। जब मैंने ड्राइववे में आती हुई कार की आवाज सुनी तो मैं अचानक घबराकर उठ खड़ी हुई। मैंने घड़ी की ओर देखा क्योंकि मैं जानती थी कि इसका अर्थ था वसुधा और उसके पति आ गए थे। अभी केवल 12 ही बजे थे। वे मेरी अपेक्षा से बहुत पहले आ गए थे और अरिंदम अभी तक वापस नहीं आया था। मैं सोचने लगी कि क्या छिपना संभव होगा। खिड़की से बाहर निकलकर बगीचे में चली जाऊं ताकि निताई जब उन्हें मॉर्निंग रूम में लाए तो वह कह सके, मैडम शायद बाहर चली गई हैं, और यह बिल्कुल स्वाभाविक लगे। वे इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते। जब मैं खिड़की की ओर दौड़ी तो कुत्तों ने उत्सुकता से मेरी ओर देखा और जैस्पर भी अपनी पूंछ हिलाता हुआ मेरे पीछे पीछे आ गया। खिड़की बाहर की ओर खुलती थी जहां टेरेस और उसके आगे छोटा सा घास का खुला स्थान था। लेकिन जैसे ही मैं रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियों को पार करने की तैयारी कर रही थी, पास आती हुई आवाजें सुनाई दी और मैं फिर कमरे में पीछे हट गई। वे लोग बगीचे के रास्ते घर की ओर आ रहे थे। निस्संदेह निताई ने उन्हें बता दिया था कि मैं मॉर्निंग रूम में हूं। मैं जल्दी से बड़े ड्राइंग रूम में चली गई और अपने बाईं ओर पास ही बने एक दरवाजे की ओर बढ़ी। वह एक लंबे पत्थर के गलियारे में खुलता था। मैं उसमें तेजी से चलने लगी। मुझे अपनी मूर्खता का पूरा एहसास था और इस अचानक घबराहट के दौरे के लिए मैं स्वयं को तुच्छ समझ रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी, कम से कम उस समय तो बिल्कुल नहीं। वह गलियारा मुझे शायद घर के पिछले हिस्सों की ओर ले जा रहा था। जब मैं एक मोड़ पर पहुंची और एक दूसरी सीढ़ी के सामने आई तो मेरी मुलाकात एक ऐसी नौकरानी से हुई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद रसोई की सफाई करने वाली नौकरानी थी। उसके हाथों में पोछा और बाल्टी थी। वह मुझे आश्चर्य से देखने लगी, जैसे मैं घर के इस हिस्से में अचानक दिखाई देने वाला कोई अनपेक्षित दृश्य हो। सुप्रभात, मैंने बहुत घबराहट में कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सुप्रभात मैडम, उसने उत्तर दिया। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी गोल आंखें उत्सुकता से मुझे देख रही थीं। मेरा अनुमान था कि ये सीढ़ियां मुझे शयन कक्षों तक ले जाएंगी और मैं पूर्वी विंग में अपने कमरे तक पहुंच सकती हूं। वहां कुछ देर बैठी रहूंगी जब तक मुझे न लगे कि दोपहर के भोजन का समय लगभग हो गया है। तब अच्छे व्यवहार के कारण मुझे फिर नीचे आना पड़ेगा। शायद मैं रास्ता भूल गई थी, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजे से होकर गुजरने के बाद मैं एक लंबे गलियारे में पहुंच गई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह कुछ हद तक पूर्वी विंग वाले गलियारे जैसा था, लेकिन अधिक चौड़ा और अधिक अंधेरा था। दीवारों पर लगे लकड़ी के पैनल के कारण अंधेरा और गहरा लग रहा था। मैं कुछ क्षण झिझकी, फिर बाईं ओर मुड़ गई और एक चौड़े लैंडिंग और दूसरी सीढ़ी के सामने आ गई। वहां बहुत शांति और अंधेरा था। आसपास कोई नहीं था। यदि सुबह के समय यहां नौकरानियां रही भी होंगी तो अब तक वे अपना काम समाप्त करके नीचे जा चुकी थीं। उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं था, न हाल ही में बुने गए कालीनों की धूल की हल्की गंध, न कोई आहट। मैं वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि किस ओर जाऊं। मुझे लगा कि यह सन्नाटा असामान्य था। उसमें कुछ वैसा ही दबाव और घुटन थी जैसी किसी खाली पड़े घर में महसूस होती है जब उसके मालिक कहीं चले गए हों।
मैंने बिना सोचे एक दरवाजा खोल दिया और एक ऐसे कमरे में पहुंची जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बंद खिड़कियों के शटरों से प्रकाश की एक भी किरण अंदर नहीं आ रही थी। मैंने धुंधले रूप से देखा कि कमरे के बीचों बीच फर्नीचर की आकृतियां सफेद धूल से ढकी चादरों में लिपटी हुई थीं। कमरे में एक बंद और बासी गंध थी, ऐसे कमरे की गंध जिसका शायद ही कभी उपयोग किया गया हो, जहां सजावटी वस्तुओं को इकट्ठा करके बिस्तर के बीच रख दिया गया हो और उन्हें एक चादर से ढक दिया गया हो। यह भी संभव था कि पिछली किसी गर्मी के मौसम से ही खिड़की के पर्दे नहीं हटाए गए हों, और यदि कोई अब वहां जाता, उन्हें खींचकर एक ओर करता, चरमराते हुए शटर खोलता, तो महीनों से उनके पीछे कैद एक मरा हुआ पतंगा गिरकर कालीन पर आ जाता। वह वहीं पड़ा रहता, एक भूली हुई पिन के पास और एक सूखे पत्ते के साथ, जो अंतिम बार खिड़कियां बंद किए जाने से पहले हवा के साथ अंदर आ गया होगा। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और अनिश्चित कदमों से गलियारे में आगे बढ़ने लगी। दोनों ओर दरवाजे थे और वे सभी बंद थे। अंततः मैं एक छोटे से कोनेदार स्थान पर पहुंची जो बाहरी दीवार में बना हुआ था। वहां एक चौड़ी खिड़की थी जिससे आखिरकार मुझे प्रकाश मिला। मैंने बाहर देखा। मेरे नीचे चिकने हरे लॉन नदी तक फैले हुए थे और स्वयं नदी चमकीले हरे रंग का, जिसकी लहरों की चोटियों पर सफेद झाग था, पश्चिमी हवा से उछल रहा था और किनारे से दूर की ओर तेजी से बहता हुआ जा रहा था। वह नदी मेरी कल्पना से कहीं अधिक निकट था, बहुत अधिक निकट। वह तो मानो लॉन के नीचे पेड़ों के उस छोटे से झुरमुट के ठीक नीचे से ही शुरू हो जाता था, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर। और यदि मैं अभी खिड़की से कान लगाकर सुनती तो किसी ऐसी छोटी सी खाड़ी के किनारे टूटती लहरों की आवाज सुन सकती थी जिसे मैं देख नहीं पा रही थी। तभी मुझे समझ में आया कि मैं पूरे घर का चक्कर लगाकर अब पश्चिमी विंग के गलियारे में खड़ी थी। हाँ, श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी ठीक कहती थी। यहां से नदी की आवाज साफ सुनाई देती थी। सर्दियों में तो शायद ऐसा लगता होगा मानो नदी उन हरे भरे लॉनों तक चढ़ आएगा और स्वयं घर को ही निगल लेने की धमकी देगा, क्योंकि अभी भी तेज हवा के कारण खिड़की के शीशे पर धुंध सी जमी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ दी हो। वह नमक से भरी धुंध थी जो नदी से उठकर ऊपर तक चली आई थी। मैं देख ही रही थी कि तभी एक तेजी से भागता हुआ बादल कुछ क्षण के लिए सूर्य को ढक गया और नदी का रंग तत्काल बदल गया। वह काला पड़ गया और उसके ऊपर उठती सफेद लहरों की चोटियां भी अचानक अत्यंत निर्मम और क्रूर प्रतीत होने लगी। वह प्रसन्न चमकता हुआ नदी नहीं रह गया था जिसे मैंने पहली बार देखा था। किसी तरह मुझे यह सोचकर संतोष हुआ कि मेरे कमरे पूर्वी विंग में थे। अंततः मुझे नदी की आवाज की अपेक्षा गुलाबों का बगीचा अधिक प्रिय लगा। फिर मैं सीढ़ियों के ऊपर बने लैंडिंग पर लौट आई और जैसे ही मैं रेलिंग पर एक हाथ रखकर नीचे उतरने लगी, पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी थीं। हम दोनों कुछ क्षण बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। मैं यह निश्चित नहीं कर पा रही थी कि उनकी आंखों में जो भाव था वह क्रोध था या केवल जिज्ञासा, क्योंकि मुझे देखते ही उनका चेहरा तुरंत एक मुखौटे सा निर्विकार हो गया। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे अपराधी और लज्जित महसूस हुआ, मानो मैं किसी निषिद्ध स्थान में घुसते हुए पकड़ ली गई हूं। मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर शर्म की लालिमा दौड़ गई है। मैं रास्ता भटक गई थी। मैंने कहा, मैं अपने कमरे का रास्ता खोज रही थी। आप घर के दूसरी ओर आ गई हैं। यह पश्चिमी विंग है। जी, मुझे पता है, मैंने उत्तर दिया। क्या आप किसी कमरे के भीतर गई थीं? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने कहा। नहीं, मैंने केवल एक दरवाजा खोला था, भीतर नहीं गई। सब कुछ अंधेरा था और फर्नीचर धूल से बचाने वाली चादरों से ढका हुआ था। मुझे क्षमा कीजिए, मेरा किसी चीज को छेड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरा ख्याल है आप इस पूरे हिस्से को बंद ही रखना पसंद करती हैं। यदि आप चाहें कि ये कमरे खोल दिए जाए तो मैं ऐसा करवा दूंगी। आपको केवल मुझे बता देना होगा। सभी कमरे पूरी तरह सुसज्जित हैं और उपयोग में लाए जा सकते हैं। ओह,
नहीं, मैंने तुरंत कहा। नहीं, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। शायद आप चाहें कि मैं आपको पूरा पश्चिमी विंग दिखा दूं? उन्होंने कहा। मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे नीचे जाना चाहिए। मैं सीढ़ियां उतरने लगी और वह भी मेरे साथ साथ चलने लगी, मानो वह कोई जेल प्रहरी हो और मैं उनकी निगरानी में कोई कैदी। जब भी आपके पास कोई काम ना हो, आप केवल मुझसे कह दीजिए, मैं आपको पश्चिमी विंग के सभी कमरे दिखा दूंगी। उन्होंने फिर आग्रह किया। उनका यह आग्रह मुझे किसी अस्पष्ट कारण से असहज कर रहा था। मैं स्वयं नहीं जानती थी क्यों। उनकी जिद ने मेरी स्मृति में कहीं एक पुरानी बात जगा दी। मुझे बचपन की वह घटना याद आ गई जब मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। वह मुझसे बड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से मेरे कान में कहा था, मुझे पता है, मेरी मां के शयन कक्ष में अलमारी के भीतर एक किताब बंद करके रखी हुई है। चलो उसे देखने चलते हैं। मुझे उसका सफेद उत्तेजना से भरा चेहरा याद आ गया, उसकी छोटी छोटी चमकती आंखें और मेरा हाथ बार बार चिकोटी काटने की उसकी आदत भी। मैं धूल ढकने वाली चादरें हटवा दूंगी। फिर आप कमरों को वैसे देख सकेंगी जैसे वे उपयोग में रहते समय दिखाई देते थे। मैं आज सुबह ही आपको दिखा देती, लेकिन मुझे लगा था कि आप मॉर्निंग रूम में पत्र लिख रही हैं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप मेरे कमरे में टेलीफोन कर दीजिए। कमरों को तैयार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। हम सीढ़ियों की छोटी उड़ान उतर चुके थे। उन्होंने एक और दरवाजा खोला और स्वयं एक ओर हटकर मुझे पहले निकलने का रास्ता दिया। उनकी गहरी आंखें मेरे चेहरे को टटोल रही थीं। आपकी ये कृपा है, श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी, मैंने कहा। किसी दिन मैं आपको बता दूंगी। हम दोनों साथ साथ बाहर लैंडिंग पर आ गए और तब मैंने देखा कि हम अब मुख्य सीढ़ियों के शीर्ष पर थे, गायक मंडली की बालकनी के पीछे। मुझे आश्चर्य है कि आप अपना रास्ता कैसे भूल गईं। पश्चिमी विंग का रास्ता तो इस रास्ते से बिल्कुल अलग है। मैं इस रास्ते से नहीं आई थी, मैंने कहा। तो फिर आप पीछे वाले रास्ते से आई होंगी, पत्थर वाले गलियारे से? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने उनकी आंखों में देखे बिना कहा। हाँ, मैं पत्थर वाले गलियारे से होकर आई थी। वो लगातार मेरी ओर देखती रही, मानो उन्हें उम्मीद हो कि मैं स्वयं उन्हें बता दूंगी कि मैं अचानक घबराकर मॉर्निंग रूम से क्यों निकल भागी और घर के पिछले हिस्सों से होकर क्यों आई। अचानक मुझे लगा कि वह सब जानती हैं, कि उन्होंने मुझे देखा होगा, शायद शुरू से ही पश्चिमी विंग में भटकते हुए किसी दरवाजे की दरार से मुझे देखती रही हों। श्रीमती वसुधा सान्याल और गणेश सान्याल काफी देर से आ चुके हैं। मैंने उनकी कार की आवाज 12 बजे के थोड़ी देर बाद ही सुन ली थी। ओह, मैंने कहा। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। निताई उन्हें मॉर्निंग रूम में ले गया होगा। अब तो लगभग 12:30 बजने वाले होंगे। अब आपको रास्ता मालूम हो गया है ना? जी, श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी, मैंने कहा और मैं बड़ी सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आ गई। मुझे पता था कि वह ऊपर खड़ी हुई मुझे देख रही थी। उनकी निगाहें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं जानती थी कि अब मुझे वापस मॉर्निंग रूम में जाना ही होगा और अरिंदम की बहन तथा उसके पति से मिलना होगा। अब मैं अपने शयन कक्ष में जाकर नहीं छिप सकती थी। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी अब भी सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी थीं, किसी काले प्रहरी की तरह। मैं कुछ क्षण मॉर्निंग रूम के बाहर खड़ी रही। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और मैं भीतर से आती बातचीत की धीमी गूंज सुन रही थी। तो अरिंदम लौट आया था, जबकि मैं ऊपर थी। शायद वह अपने एजेंट को भी साथ लाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कमरा लोगों से भरा हुआ हो। मुझे फिर वही अस्वस्थ कर देने वाली अनिश्चितता महसूस हुई, जो बचपन में अक्सर तब होती थी जब मुझे मेहमानों से हाथ मिलाने के लिए बुलाया जाता था। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कुछ झिझकते हुए भीतर चली गई। ऐसा लगा मानो सामने अचानक चेहरों का नदी उमड़ आया हो और कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया हो। लो, आखिरकार यह आ ही गई। तुम कहां छिपी हुई थीं? हम तो तुम्हें ढूंढने के लिए खोजी दल भेजने वाले थे। यह वसुधा है और यह गणेश सान्याल और यह प्रभात मुखर्जी। संभल कर
तुम लगभग कुत्ते पर पैर रख ही देती। वसुधा लंबी थी, चौड़े कंधों वाली, अत्यंत आकर्षक, और उसकी आंखें तथा जबड़ा अरिंदम से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन वह वैसी सजी धजी नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। उसके पहनावे में ट्वीड अधिक था। वह ऐसी स्त्री लगती थी जो बीमार कुत्तों की स्वयं सेवा कर सकती हो, घोड़ों की अच्छी जानकारी रखती हो और उत्कृष्ट निशानेबाज भी हो। उसने मुझे चूमा नहीं, उसने बहुत दृढ़ता से मुझसे हाथ मिलाया, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए, और फिर अरिंदम की ओर मुड़ गई। यह तो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। तुमने इसका जैसा वर्णन किया था उससे इसका जरा भी मेल नहीं खाता। सब लोग हंस पड़े, मैं भी उनके साथ हंसती। हालांकि मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि यह हंसी मेरे ऊपर थी या नहीं। मन ही मन में सोच रही थी कि उसने आखिर कैसी कल्पना की थी और अरिंदम ने मेरा कैसा वर्णन किया होगा। और यह गणेश सान्याल है, अरिंदम ने मेरी बांह हल्के से छूते हुए कहा। गणेश सान्याल ने अपना बहुत बड़ा हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी उंगलियां लगभग सुन्न हो गईं। मोटे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से उसकी हंसमुख आंखें मुस्कुरा रही थीं। प्रभात मुखर्जी, अरिंदम ने कहा। मैं एजेंट की ओर मुड़ी। वो एक रंगहीन सा, कुछ दुबला पतला व्यक्ति था जिसका उभरा हुआ कंठ स्पष्ट दिखाई देता था। उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में मुझे राहत का भाव दिखाई दिया। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों था, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं मिला क्योंकि निताई भीतर आ गया था और मुझे शेरी का गिलास दे रहा था, जबकि वसुधा फिर मुझसे बातें करने लगी। अरिंदम ने बताया कि तुम लोग तो केवल कल रात ही लौटे हो। मुझे इसका पता नहीं था, नहीं तो हम इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर कभी न टूट पड़ते। अच्छा बताओ, मृणालिनी रायबाड़ी तुम्हें कैसा लगा? मैंने अभी तक इसे ठीक से देखा ही कहाँ है, मैंने उत्तर दिया, लेकिन यह निस्संदेह बहुत सुंदर है। जैसी मुझे उम्मीद थी, वह मुझे सिर से पांव तक देख रही थी, लेकिन उसका ढंग सीधा और स्पष्ट था। श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी की तरह दुर्भावनापूर्ण नहीं, न ही उसमें कोई अप्रियता थी। मुझे लगा कि उसे मेरा मूल्यांकन करने का अधिकार था। वह अरिंदम की बहन थी। इसी बीच अरिंदम मेरे पास आ गया। उसने अपना हाथ मेरी बांह में डाल दिया और मुझे आत्मविश्वास मिला। तुम अब पहले से बेहतर लग रहे हो, बूढ़े। उसने सिर एक ओर झुकाकर अरिंदम को ध्यान से देखते हुए कहा। भगवान का शुक्र है, तुम्हारे चेहरे की वह खिंची खिंची थकी हुई शक्ल अब नहीं रही। मेरा ख्याल है इसका श्रेय हमें इन्हीं को देना चाहिए। ये कहते हुए उसने मेरी ओर सिर हिलाया। मैं हमेशा पूरी तरह स्वस्थ रहता हूं। जिंदगी में कभी मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। तुम्हें हर वह आदमी बीमार दिखाई देता है जो गणेश सान्याल जितना मोटा नहीं होता। बकवास। तुम अच्छी तरह जानते हो कि 6 महीने पहले तुम्हारी हालत बिल्कुल टूटी हुई थी। जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुमने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मुझे लगा था कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है। गणेश, तुम ही बताओ, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब क्या अरिंदम बिल्कुल भयानक नहीं लग रहा था? और क्या मैंने यह नहीं कहा था कि यह पूरी तरह टूटने की कगार पर है? अच्छा, मुझे कहना पड़ेगा पुराने दोस्त, अब तुम बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे हो। तुम्हारा कहीं बाहर चले जाना बहुत अच्छा हुआ। प्रभात मुखर्जी, क्या यह अब स्वस्थ नहीं लग रहा है? मैं समझ सकती थी कि मेरी बांह के नीचे अरिंदम की मांसपेशियां तन गई थीं। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था। किसी कारण से उसके स्वास्थ्य के बारे में यह चर्चा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे क्रोधित कर रही थी। मुझे लगा कि वसुधा का इस तरह बार बार इसी बात को उठाना और इसे इतना महत्व देना बहुत असंवेदनशीलता थी। अरिंदम तो बहुत धूप में झुलस गया है, मैंने संकोच से कहा। इससे उसकी बहुत सी कमियां छिप जाती हैं। आपको उसे वेनिस में बालकनी पर नाश्ता करते हुए देखना चाहिए था। जानबूझकर सांवला होने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि इससे वह और अधिक आकर्षक दिखाई देगा। सब लोग हंस पड़े और श्री प्रभात मुखर्जी ने कहा, इस मौसम में वेनिस कितना अद्भुत रहा होगा, श्रीमती राय चौधरी। हाँ, मैंने कहा। वास्तव में मौसम बहुत शानदार था, केवल एक दिन खराब था, है ना अरिंदम? बातचीत अब उसके स्वास्थ्य से हटकर खुशी खुशी इटली की ओर मुड़ गई।
और फिर उस सबसे सुरक्षित विषय की ओर, सुंदर मौसम की चर्चा। अब बातचीत सहज हो गई थी, उसमें पहले जैसी कठिनाई नहीं रही थी। अरिंदम, गणेश सान्याल और वसुधा अरिंदम की कार की देखभाल और चलाने के बारे में चर्चा कर रहे थे, और श्री प्रभात मुखर्जी पूछ रहे थे कि क्या यह सच है कि अब नहरों में पहले जैसी गोंडोलाएं नहीं रही, केवल मोटर बोट ही चलती हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि ग्रैंड कैनाल में भाप वाले जहाज भी खड़े होते तो उन्हें कोई विशेष फर्क पड़ता। वह यह बात केवल मेरी सहायता करने के लिए कह रहे थे। यह उनका छोटा सा योगदान था बातचीत को अरिंदम के स्वास्थ्य से दूर ले जाने के प्रयास में। मैं उनकी आभारी थी। उनके नीरस दिखने वाले व्यक्तित्व के बावजूद मुझे लगा कि वह मेरे पक्ष में हैं। जैस्पर को व्यायाम की जरूरत है, वसुधा ने कहा और अपने पैर से कुत्ते को हल्के से छुआ। वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और अभी मुश्किल से 2 साल का है। तुम उसे क्या खिलाते हो अरिंदम? मेरी प्यारी वसुधा, उसे बिल्कुल वही दिनचर्या मिलती है जो तुम्हारे कुत्तों को मिलती है। दिखावा मत करो और ऐसा मत जताओ कि तुम्हें जानवरों के बारे में मुझसे अधिक जानकारी है। अरे प्यारे पुराने दोस्त, जब तुम कई महीनों से बाहर थे तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम्हें पता है जैस्पर को क्या खिलाया जाता रहा है? मुझे यह मत कहना कि निताई उसे दिन में 2 बार लॉज के फाटक तक घुमाने ले जाता है। इस कुत्ते को हफ्तों से दौड़ने का मौका नहीं मिला है। मैं उसके बालों की हालत देखकर बता सकती हूँ। मैं पसंद करूंगा कि वह विशाल दिखे, बजाय इसके कि तुम्हारे उस आधे पागल कुत्ते की तरह भूखा प्यासा लगे। जब पिछले फरवरी में कोलकाता कैनल क्लब में लायन ने 2 प्रथम पुरस्कार जीते थे, तब यह कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं कही गई। वसुधा ने उत्तर दिया। माहौल फिर से कुछ तनावपूर्ण होने लगा था। मैं अरिंदम के होठों की पतली खिंची हुई रेखाओं से समझ सकती थी। मैं सोचने लगी कि क्या भाई बहन हमेशा इसी तरह एक दूसरे से बहस करते हैं, जिससे सुनने वाले लोगों के लिए स्थिति असहज हो जाती है। मेरी इच्छा हुई कि निताई अंदर आए और दोपहर के भोजन की घोषणा कर दे। या क्या यहाँ रायबाड़ी में किसी गूंजती हुई घंटी से हमें बुलाया जाता था? मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ क्या होता है। आप हमसे कितनी दूर रहती हैं? मैंने वसुधा के पास बैठते हुए पूछा। क्या आपको बहुत सुबह निकलना पड़ा? हम यहाँ से कोई 50 मील दूर रहते हैं मेरी प्यारी, दार्जिलिंग की तरफ, कलिम्पोंग के उस पार। हमारे यहाँ शिकार करना कहीं बेहतर है। जब अरिंदम तुम्हें समय दे सके तो तुम्हें हमारे यहाँ आकर ठहरना चाहिए। गणेश सान्याल तुम्हारे लिए घोड़े का इंतजाम कर देगा। मुझे डर है कि मैं शिकार नहीं करती, मैंने स्वीकार किया। बचपन में मैंने घुड़सवारी सीखी थी, लेकिन बहुत कम। अब मुझे उसके बारे में अधिक याद भी नहीं है। तुम्हें इसे फिर से शुरू करना चाहिए। तुम देहात में रहो और घुड़सवारी न करो, यह संभव ही नहीं है। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि अपना समय कैसे बिताना है। अरिंदम कहता है कि तुम चित्र बनाती हो, यह बहुत अच्छी बात है निस्संदेह, लेकिन उसमें कोई व्यायाम तो नहीं होता है ना? यह तो केवल उस दिन के लिए ठीक है जब बारिश हो, और करने के लिए इससे बेहतर कुछ ना हो। मेरी प्यारी वसुधा, हम सब तुम्हारी तरह ताजी हवा के दीवाने नहीं हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी पुराने दोस्त। हम सब जानते हैं कि तुम मृणालिनी रायबाड़ी के बगीचों में धीरे धीरे घूमते हुए और कभी तेज कदम न बढ़ाते हुए भी पूरी तरह खुश रहते हो। मुझे घूमना भी बहुत पसंद है, मैंने जल्दी से कहा। मुझे विश्वास है कि मैं मृणालिनी रायबाड़ी में इधर उधर घूमते हुए कभी नहीं थकूंगी, और जब मौसम थोड़ा गर्म होगा तो मैं तैर भी सकती हूँ। मेरी प्यारी, तुम बहुत आशावादी हो। मुझे शायद ही कभी याद है कि मैंने यहाँ तैराकी की हो। पानी बहुत ठंडा है और नदी तट पर कंकड़ ही कंकड़ हैं। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने कहा। मुझे तैरना बहुत पसंद है, बस धाराएं बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। क्या नदी में तैरना सुरक्षित है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरे गाल आग की तरह लाल हो गए हैं। मैं अत्यंत शर्म और उलझन में झुक गई और जैस्पर के कान सहलाने लगी। जैस्पर को तैरने से फायदा होगा और उसका कुछ मोटापा भी कम हो जाएगा। वसुधा ने उस असहज चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। लेकिन नदी में उसके लिए तैरना शायद कुछ ज्यादा ही कठिन होगा, है ना जैस्पर? अच्छा लड़का, प्यारा जैस्पर। हम दोनों ने कुत्ते को सहलाया और एक दूसरे की ओर नहीं देखा।
अरे मैं कहता हूं, मुझे भयंकर भूख लग रही है। आखिर दोपहर के भोजन का क्या हो रहा है? अभी तो केवल 1 बजा है। श्री प्रभात मुखर्जी ने अंगीठी के ऊपर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। वह घड़ी हमेशा तेज चलती थी। अब कई महीनों से वह बिल्कुल सही समय देती है। अरिंदम ने उत्तर दिया। उसी क्षण दरवाजा खुला और निताई ने आकर घोषणा की कि दोपहर का भोजन परोसा जा चुका है। अरे, मुझे तो पहले जाकर हाथ मुंह धो लेना चाहिए। गणेश सान्याल ने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा। हम सब उठ खड़े हुए और बड़ी राहत के साथ ड्राइंग रूम से होते हुए हॉल की ओर चल पड़े। वसुधा और मैं पुरुषों से थोड़ा आगे थीं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रिय पुराने निताएं, वह हमेशा बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है और उसे देखकर मुझे फिर से अपने लड़की होने के दिन याद आ जाते हैं। सुनो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो मेरी अपेक्षा से भी कहीं अधिक छोटी हो। अरिंदम ने मुझे तुम्हारी उम्र बताई थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बच्ची हो। बताओ, क्या तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो? मैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे चेहरे पर आया आश्चर्य। शायद उसने देख लिया, क्योंकि वह हल्के से हंसी और उसने मेरा हाथ दबा दिया। उत्तर मत दो। मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं बहुत दखल देने वाली औरत हूं, है ना? मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो, मैं अरिंदम से बहुत स्नेह करती हूं। हालांकि जब भी हम मिलते हैं, बिल्ली और कुत्ते की तरह झगड़ते रहते हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर उसके अच्छे रूप के लिए बधाई देती हूं। पिछले वर्ष इसी समय हम सब उसके लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन निश्चित ही तुम्हें पूरी बात मालूम है। तब तक हम भोजन कक्ष में पहुंच चुके थे, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि नौकर वहां उपस्थित थे और बाकी लोग भी हमारे साथ आ गए थे। लेकिन जब मैं बैठी और अपना नैपकिन खोला, तो मैं सोचने लगी कि यदि वसुधा को यह पता चलता कि मुझे उस पिछले वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उस त्रासदी का कोई विवरण नहीं जो नीचे उस नदी में घटी थी, कि अरिंदम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखता है और मैं कभी उससे इनके बारे में कोई प्रश्न नहीं करती, तो वह क्या कहती? दोपहर का भोजन मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अच्छा बीता। बहुत कम बहस हुई, या शायद अंततः वसुधा ने कुछ संयम बरतना शुरू कर दिया था। किसी भी स्थिति में वह और अरिंदम मृणालिनी रायबाड़ी से जुड़ी बातों, उसके घोड़ों, बगीचे और अपने साझा परिचितों के बारे में बातें करते रहे। मेरी बाईं ओर बैठे प्रभात मुखर्जी लगातार सहज बातचीत करते रहे, जिसके लिए मैं उनकी आभारी थी, क्योंकि उसमें मुझे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। गणेश सान्याल का ध्यान बातचीत की अपेक्षा भोजन पर अधिक था, यद्यपि बीच बीच में उसे मेरा भी ध्यान आ जाता और वह यूं ही कोई बात मेरी ओर उछाल देता। शायद वही पुराना रसोइया है अरिंदम। उसने पूछा, जब रतन दूसरी बार उसे ठंडी छानार जिलेबी परोस रहा था। मैं हमेशा वसुधा से कहता हूं कि मृणालिनी रायबाड़ी ही भारत की वो आखिरी जगह है जहां अब भी अच्छा भोजन मिलता है। मुझे यह छानार जिलेबी पुराने दिनों से याद है। मेरा ख्याल है कि हम समय समय पर रसोइये बदलते रहते हैं, लेकिन खाना बनाने का स्तर वही रहता है। सभी व्यंजन विधियां श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी के पास हैं। वही उन्हें बताती हैं कि क्या करना है। कमाल की औरत है वह श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी। गणेश सान्याल ने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? लेकिन देखने में तो वह कोई अनुपम सुंदरी नहीं है ना? गणेश सान्याल ने कहा और जोर से हंस पड़ा। प्रभात मुखर्जी ने कुछ नहीं कहा और जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि वसुधा मुझे देख रही थी। फिर वह मेरी ओर से नजर हटाकर अरिंदम से बातें करने लगी। क्या आप गोल्फ खेलती हैं श्रीमती राय चौधरी? श्री प्रभात मुखर्जी ने पूछा। नहीं, मुझे डर है कि नहीं, मैंने उत्तर दिया। मुझे खुशी हुई कि विषय फिर बदल गया था, कि श्रीमती चारुबाला लाहिड़ी का उल्लेख समाप्त हो गया था। यद्यपि मैं गोल्फ नहीं खेलती थी और इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर भी मैं उन्हें जितनी देर चाहे उतनी देर तक सुनने के लिए तैयार थी। गोल्फ में कुछ ऐसा स्थिर, सुरक्षित और नीरस था कि उससे कोई असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी। इसके बाद पनीर परोसा गया और फिर कॉफी। मैं सोचने लगी कि क्या अब मुझे उठ जाना चाहिए। मैं बार बार अरिंदम की ओर देखती रही,
लेकिन उसने कोई संकेत नहीं दिया। तभी गणेश सान्याल ने एक कहानी शुरू कर दी जिसका अनुसरण करना कुछ कठिन था। वो बर्फ के ढेर में फंसी एक कार को निकालने की घटना के बारे में बता रहा था। ये विषय कैसे शुरू हुआ मैं समझ नहीं पाई। मैं विनम्रता से उसकी बात सुनती रही, बीच बीच में सिर हिलाती और मुस्कुराती रही, जबकि मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेज के दूसरे सिरे पर बैठे अरिंदम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार गणेश सान्याल कुछ क्षण के लिए रुका और मेरी नजर अरिंदम से मिली। उसने बहुत हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए अपना सिर दरवाजे की ओर झटका। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन कुर्सी हटाते समय मेज को अनाड़ीपन से हिला दिया और गणेश सान्याल का पोर्ट वाइन का गिलास उलट दिया। ओह, मैंने घबरा कर कहा। मैं वहीं खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने व्यर्थ ही अपना नैपकिन उठाने की कोशिश की। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर आकर मेरी कहानियां सुनते हैं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर एक सुनवाई, हर एक प्रतिक्रिया मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका यह छोटा सा समर्थन मेरे इस सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। धन्यवाद।